आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे 15। पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और पाठ का नाम है संवदिया। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के औराई हिंगना गांव में हुआ। कौन से राज्य में हुआ भी? बिहार में। निधन इनका 1977 के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं घुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, मेला अंचल। ये हिंदी साहित्य की पहली आंचलिक उपन्यास है। ये कक्षा 10 में छोटा सा पाठ लगता है इसका, मेला अंचल। इसके बाद में अंचल विशेष से संबंधित जो रचनाएं हैं वो लिखना कवियों ने लेखकों ने शुरू किया। प्रतिप्रिय कथा ये भी इनका उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक कथाकार है। आंचलिक का पर समझ गए? आंचलिक मतलब जिस कवि या लेखक का क्षेत्र किसी राज्य विशेष तक सीमित हो, जिसने अपने राज्य के बारे में या किसी गांव के बारे में वर्णन किया हो, उसको क्या बोलते हैं? आंचलिक, अर्थात अंचल विशेष। रेणु की कहानी में आंचलिक शब्दों का उपयोग हुआ है क्योंकि इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था? बिहार में। तो वहीं की जो लोक संस्कृति, लोक जीवन है, उसी का वर्णन है वो इनके पाठों के अंदर मिलता है। यहाँ पर इनकी एक बड़ी सुंदर कहानी है, संवदिया। संवदिया अर्थात है संदेशवाद, संदेश को ले जाने वाला, संवाद कहने वाला। ये सब संवदिया के पर्यायवाची है। ये संवाद सबसे पता चल रहा है। इसके अंदर मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। और इस कहानी के अंदर भी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है कहानी। उस समय जो संस्कृति के अंदर लिखी गई वही संस्कृति वो आज भी इस कहानी के अंदर दर्शाती है। अब इस पाठ की कहानी इस तरह से है। एक गांव था, गांव के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोविंद संवदिया। अब पहले इस तरह से हर गांव के अंदर एक एक व्यक्ति संवाद ले जाने वाला आता था। जैसे वर्तमान में संवाद या पत्र को ले जाने वाले कौन होते हैं? डाकिये होते हैं। तो उसी समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, इसलिए जो व्यक्ति जैसा संवाद कहे वैसा का वैसा दूसरे गांव में या दूसरे राज्य में पहुंचाने वाला प्रत्येक गांव के अंदर एक व्यक्ति होता था। उसको बोलते थे संवदिया। सबसे पता चल गया संवदिया अर्थात है संदेशवाहक, संदेश को ले जाने वाला, संवाद बताने वाला। ये संवदिया के पर्यायवाची हैं। अब जलालगढ़ एक गांव है, उसके अंदर भी एक संवदिया है, उसका नाम है हरगोविंद। अब उसने देखो पूरे गांव से बच्चों का, बुढ़ों का, युवाओं का, स्त्रियों का, पुरुषों का, सबका वह आज तक संदेश लेकर गया। एक दिन उसे बड़ी हवेली से बुलावा आया। अब बड़ी हवेली से आप पता लगा सकते हैं कि गांव के अंदर पहले कोई राजा महाराजा रहा होगा या कोई बड़ा महाजन रहा होगा, उसकी एक बड़ी हवेली थी। तो वह सुबह तैयार होकर बड़ी हवेली के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बड़ी हवेली के अंदर पहुंचा तो वह हवेली अब सिर्फ देखने में ही हवेली थी। जहां पहले 20-30 नौकर रहा करते थे, बहुत सारे पशु रहा करते थे और सभी वहां जो कोठे थे वो नाव से भरे हुए होते थे। लेकिन उस दिन जब वो वहां गया तो हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। और सुनसान होने का प्रमुख कारण यह था कि उस घर के अंदर बड़ी जो बहुरिया थी, उनके पति का निधन हो गया। बड़ी हवेली के अंदर 4 पुरुष थे, चारों में से बड़ा जो भाई था उसका क्या हो गया? निधन हो गया। उसके निधन के बाद में अन्य 3 जो भाई थे उन्होंने पूरी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। और संपत्ति का बंटवारा भी इस तरह से किया कि उन्होंने कोई भी ऐसी वस्तु नहीं छोड़ी जिससे बंटवारा न हो। यहाँ तक कि उनके घर के अंदर एक बनारसी साड़ी थी, उसके भी उन्होंने 3 टुकड़े कर लिए। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने किस हद तक घर में बंटवारा किया हो। अब तीनों जो बड़ी बहुरिया के देवर थे वो तो गांव को छोड़कर शहर में चले गए, अपने बीवी बच्चों को ले गए और गांव के अंदर सिर्फ कौन रह गई? बड़ी बहुरिया। अब बड़ी बहुरिया के लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि न तो उसके पास कमाने वाला था क्योंकि उसका पति मर गया, बच्चे उसके थे नहीं, और न ही उसकी राज्य से कोई आमदनी थी क्योंकि जमीन थी उसके भी 4 बंटवारे हो गए। और जैसे फसल पैदा होती तीनों उसके देवर आते, कच्चा पका अनाज जो भी होता वो लेकर कहाँ चले जाते?
शहर में चले जाते। इसलिए बड़ी बोरिया के हालात बिल्कुल ही दयनीय हो गई। इसलिए उसने सऊदिया को बुलाया संवाद भेजने के लिए अपने पीर में। तो सऊदिया जैसे ही गया तो उसी समय मेदियन नामक एक महिला बैठी हुई थी जो गांव की नाइन थी। नाई आप समझ गए क्या कार्य करते थे, पहले दरबार के आगे राजा का कार्य करते थे। और बहुत सारे नाइन ऐसी थी जिनका कभी किसी जमाने में उस हवेली में मेहंदी लगाकर जीवनयापन होता था। और आज वही हवेली थी जिसके अंदर खुद मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था। ये हालत हो गई थी। अब मेदियन थी वो भी बड़ी बोरिया से पैसे मांग रही थी और बड़ी बोरिया बार बार गिर डाल रही थी क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। अब सऊदिया कुछ देर तो वहां रुका रहा, फिर बाद में उसने मेदियन को वहां से भगा दिया क्योंकि मेदियन को एक काबुली वाला था, उसके नाम से बड़ी चिढ़ थी, नफरत थी। क्योंकि पहले वो कभी उसी घर में रहा करता था और बाद में घर वालों ने एक दिन उसकी पिटाई कर दी, इसकी काबुली वाले की। उसके बाद में मेदियन को काबुली नाम से नफरत हो गई। और जैसे ही सऊदिया ने उसको काबुली नाम लिया वो चिढ़ गई और चली गई। अब बाद में देखो बड़ी बोरिया ने सऊदिया को स्वाद बताना शुरू किया। ये सबसे बड़ी बात थी। उसने कहा कि मैं यहाँ रहते रहते बिल्कुल थक गई हूँ। बथुआ की सब्जी खा कर मेरा जीवन यापन हो नहीं सकता, इसलिए मेरी माँ और मेरे भाइयों से कहना कि वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। मैं अपने पीर में रहूँगी और वहीं किसी तरह से अपना जीवन यापन करूँगी, चाहे वहाँ भोजन मिले या नहीं मिले, चाहे उनकी दासी के रूप में नौकरी करनी पड़े, लेकिन अब इस गांव के अंदर मैं नहीं रहूँगी। अब उसने देखो 5 रुपए दिए सऊदिया को किराए के लिए। सऊदिया ने वो 5 रुपए नहीं लिए, ये प्रश्न याद रखना, एक बार आया हुआ है। 5 रुपए दिए लेकिन सऊदिया ने नहीं लिए क्योंकि मैं भाड़े का इंतजाम खुद कर लूँगा। अब उसके बाद में देखो सऊदिया चल पड़ा। अब पहले सऊदिया का भी ये नियम था कि जो जैसा स्वाद कहे जाकर वैसा का वैसा बताना, यानी अगर किसी ने स्वाद होते हुए बताया तो जाकर उसे भी होना पड़ेगा। मतलब अगले सामने वाले को ये भावार्थ समझ में आना चाहिए कि उस समय उसकी मनोदशा कैसी थी। अब सऊदिया रेलगाड़ी से गया, कटिहार होते हुए उसके गांव में पहुंच गया। अब जैसे ही सऊदिया गांव के अंदर पहुंचता था पहले पहचान जाते थे कि ये जलालगढ़ का सऊदिया है, देखते हैं किसके घर जाएगा। जैसे आजकल भी डाकिया वगैरह आए देख लेने सर लोग। तो सऊदिया उनके घर में गया, राती खुशी के समाचार उन्होंने पहुंचे। अब बाद में देखो सऊदिया था, उसको संवाद बताने की हिम्मत नहीं हुई। बड़ी बोरिया के जो भाई थे, भाभी थी, उसकी माँ भी थी, उनको संवाद बताने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका दिल कांपने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि बड़ी बोरिया अगर गांव को छोड़कर अपने पीर में आ जाएगी तो ये अपने गांव की बेइज्जती है, ऐसे है कि नहीं। फिर वो पूरी रात सोचता रहा। रात में उसने निर्णय किया कि वो सुबह संवाद को बता देगा, लेकिन फिर सुबह भी उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि जैसे बड़ी बोरिया रो रही थी वैसा का वैसा दुख है वो सऊदिया को भी होने लगा। फिर सुबह उसने उनसे राम में नमस्ते किया और वहां से संवाद बिना बताए चल पड़ा। आधे रास्ते का उसके पास किराया अभी भी था, आधे रास्ते किराया उसने दिया और उसके बाद में कटिहार के बाद में 15 कोस वो पैदल ही चला। फिर ऐसे ही वो बड़ी बोरिया के पास में पहुंच गया, बिल्कुल थका हुआ आ रहा हुआ। रात में उसने राम के सुबह जैसे ही उठा तो बड़ी बोरिया ने पूछा कि मेरी माँ और भाभीओं ने क्या कहा। उसके बाद सऊदिया खुद रोने लग गया। उसने बड़ी बोरिया के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि आज के बाद तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैं खुद करूँगा। तो अगर घर की लक्ष्मी यहाँ से चली जाएगी गांव से तो ये बेइज्जती किसकी है? पूरे गांव की बेइज्जती है। तो इसलिए सऊदिया ने अपने गांव की इज्जत को रख लिया। ये इस पाठ की सुंदर सी कहानी। चलो इस तरह से आप बाकी चलो मैं प्रश्न काटता हूँ कार्य की। चित्र में देखो रेलगाड़ी में बैठा हुआ सऊदिया इस तरह से। प्रश्न कर लेना 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। यह प्रश्न कार्य के लिए करना, ठीक है।